खबर के साथ शहर कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त रायशुमारी चल रही है और भंवर जितेंद्र सिंह के साथ ही शाले मोहम्मद रायशुमारी कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की विधानसभावार दावेदारों से वन टू वन बातचीत की जा रही है। जयपुर से सबसे बड़ी खबर है, जयपुर शहर कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त रायशुमारी जारी है। भंवर जितेंद्र सिंह यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ मंत्री शाले मोहम्मद भी मौजूद हैं। आर तिवारी जो कि जयपुर के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे यहां पर मौजूद हैं। हवा महल से विधायक मंत्री महेश जोशी, बगरू विधायक गंगा देवी, किशनपोल से पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने दावेदारी की है। रायशुमारी के बाद पैनल बनाया जाएगा और इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के खेमे से ये बड़ी खबर है। हवा महल सीट से महेश जोशी ने दावेदारी की है, बगरू से गंगा देवी ने दावेदारी की है और किशनपोल से महापौर ज्योति खंडेलवाल ने दावेदारी की है। ज्योति खंडेलवाल ने शहर की चार दीवारी के भीतर की तीनों सीटों पर दावेदारी की है, जिसमें हवा महल भी शामिल है। ये बड़ी जानकारी है। शहर कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त रायशुमारी चल रही है, इसके बाद पैनल बनेगा और पैनल सौंपा जाएगा पीसीसी को, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पैनल रखा जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी उसमें से विचार विमर्श करेगी, आला कमान आखिरी मोहर लगाएंगे और इस तरह से टिकट वितरण को लेकर के कवायद लगातार जारी है। सूचियां बनाई जा रही हैं हर विधानसभा वार और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर शहर कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है। जो टिकट है वो सीधे विनेबिलिटी के ऊपर है। वो किसी का पुत्र हो, कोई बहुत बड़े पद एआईसीसी के अंदर बैठा हुआ हो, चाहे जितेंद्र सिंह भी टिकट मांग रहा हो और उसको कई पद पर बैठा हो और अगर जीतने वाला नहीं हो तो उसको नहीं मिलेगा। सभी लोगों का आंकलन इसके अंदर होगा, चाहे वो सिटिंग हो और चाहे वो हमारे जहां हम हारे हुए हैं, दोनों का आंकलन होगा और उस तरह से टिकट मिलेगा। तो भंवर जितेंद्र सिंह को आपने सुना, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद भी रहे। उन्होंने ये कहा है कि टिकटों का आंकलन किया जाएगा, पूरा दावेदारों का, उसके बाद टिकट का वितरण होगा, कौन कहां से फाइनल होगा ये बाद में तय होगा। पहले पैनल बनेगा, तमाम वो लोग छांटे जाएंगे जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, पिछली बार को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो आर तिवारी और साथ ही साथ भंवर जितेंद्र सिंह, शाले मोहम्मद, ये तमाम नेताओं की मौजूदगी में डिस्कशन का दौर चला है। देखो, कार्यकर्ताओं में अच्छा जोश है और जिस प्रकार से जोश दिख रहा है, इस जोश से मैं समझता हूं कांग्रेस वापस राजस्थान में रिपीट होगी। यहाँ की तमाम जो सीटें हैं, 8 सीटों के सभी पदाधिकारी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, 1 to 1 सबसे बात भी ले ली, सबसे मिल भी लिए। यहाँ का माहौल अच्छा है और मैं समझता हूँ कि जयपुर के अंदर वापस जो पहले हम 5 सीटें जीते थे और अब 8 सीटें जो वापस जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं के जोश ऐसा लग रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। लगातार डिस्कशंस का और आपसी विचार विमर्श का दौर चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर शहर कांग्रेस के भीतर आज क्या कुछ चल रहा है, इसी जानकारी पर सीधे हम बाबूलाल का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, क्या चल रहा है इस वक्त? चूंकि टिकट वितरण को लेकर के कवायद चल रही है, जयपुर में क्या चल रहा है? जी देखिए, जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 के लिए पहली बार 206 जो है नेताओं ने दावेदारी जताई है। सुबह से 1 to 1 संवाद शुरू किया था भंवर जितेंद्र सिंह ने और शाले मोहम्मद ने। अभी जो है 1 to 1 संवाद उनका खत्म हुआ है। एक तरह से इंटरव्यू चल रहे थे, तमाम जो नेता हैं जो दावेदारी जता रहे थे उनसे पूछा गया कि आप ही को पार्टी टिकट क्यों दे और आपको अगर टिकट दे दिया जाता है तो आपके पास जीत के समीकरण क्या है। तो तमाम नेता अपनी खूबियां गिना रहे थे। मेरे साथ में आर तिवारी है जो जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तिवारी जी, पहली बार कांग्रेस पार्टी के प्रति इतनी आस्था दिखा रहे हैं आपके नेता कार्यकर्ता, चुनाव लड़ने के लिए बड़ी संख्या में दावेदार आए, सिलेक्शन कैसे करेंगे? देखो, आप जो संख्या की बात कर रहे हो घायल साहब, मेरा मानना है कि राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत जी ने जो गारंटी वाली सामाजिक सुरक्षा की जन कल्याणकारी योजनाएं दी है, और लग रहा है कि अब की बार राज में रिवाज बदलेगा। केवल जयपुर शहर का ही हाल नहीं है और राजधानी में ऐसा जोर का जो ऐसा लग रहा है कि बगरू में भी हमारे 60-70 आदमी उम्मीदवार है। हर विधानसभा में 25-30 से तो कम है ही नहीं।
तो जनता की नब्ज उनको मालूम हो। उम्मीदवारों का चलती गाड़ी में बैठता, रुकी हुई गाड़ी में कोई नहीं बैठता, सबको लग रहा है सरकार आने वाली है। तो हर आदमी विधायक बनना चाहता था कि तो क्या ये शुभ संकेत है पार्टी के लिए, या फिर सरदर्दी बढ़ जाएगी? अगर इतने लोग टिकट मांगेंगे तो कई लोग बागी भी बन सकते हैं ना, पार्टी के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं। ये कि हमको अशोक गहलोत की सरकार को बनाना है, तो फिर बागी होकर के भी क्या करेंगे? वो उनका काम तो विधायक ही करेगा, उनका काम तो सरकार में मंत्री करेगा। तो सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है, जनता की नब्ज बता रही है। और मेरा लक्ष्य है गहल साहब की, मैंने लक्ष्य लिया है कि जयपुर की 8 विधानसभा की सीट जिता करके जननायक अशोक गहलोत को फिर चौथी बार सरकार बनाने ये तो आपका संकल्प है, लेकिन जो टिकट मांगने आए थे वो तो एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, वो तो एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, खुद को अच्छा बता रहे हैं, और जो दूसरा उनका प्रतिद्वंदी है उसको बुरा बता रहे हैं कि नहीं इसको मत दीजिएगा। ये आज जब उनसे 1 to 1 जब बात कर रहे हैं तो आज तो बात करेंगे, लेकिन जब कांग्रेस का टिकट एक व्यक्ति को फाइनल हो जाएगा तो सारे साथी उस व्यक्ति की मदद करेंगे। ये मेरा मानना है। मेरे को लंबे उम्र की इसकी राजनीति की मेरे को पहचान है। मांगने तक तो हमारे विवाद हो सकता है, लेकिन जब फाइनल हो जाता है तो हम 2 दिन बाद में जाजम पर बैठ करके फिर एक और के कांग्रेस जा लेते हैं विवाद। लेकिन ये बताइएगा कितनों के नाम काटेंगे और कितनों के नाम को आगे बढ़ाएंगे, या सारे के सारे नाम आप प्रदेश चुनाव समिति को आपने भेज दिए, क्या ये आगे लेके चले जाएंगे? कांग्रेस कमेटी को आज जो कुछ नाम भेजने थे उन दोनों की राय से हमने भेज दिए। फैसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी को करना है, फैसला AICC को करना है। जो भी होगा कांग्रेस के हित में होगा। मेरा मानना है कोई विवाद नहीं होगा, राज हम बनाएंगे जयपुर से। आपको लगता है टिकट सिलेक्शन का जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया है ग्रास रूट से फीडबैक लेकर के, तो आपको लगता है इसका कुछ फायदा मिलेगा आप लोगों को? आप बताओ, राजधानी में एक विवाद नहीं हुआ, चाहे ब्लॉकों से हमने आवेदन मांगे, चाहे शहर में मांगे, और आज तो राष्ट्रीय महामंत्री अगर कहीं विवाद होता तो कहीं न कहीं कुछ कहते तो सही कि शुभ संकेत है, हम लड़ेंगे टिकट के लिए, और जब एक टिकट हो जाएगा तो हम जीत करके आएंगे, सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। ये हमारा बिल्कुल। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल टिकटों की कवायद और जयपुर शहर से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को सुन रहे थे हम लोग, बाबूलाल बात कर रहे थे उनसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता रामेश्वर डूडी की सर्जरी फिलहाल चल रही है। बड़ी जानकारी। और इसी बीच खबर यह है कि डॉक्टरों ने दिमाग में मौजूद क्लॉट को निकाल दिया है, और क्लॉट निकालने से सर्जरी का आधा पार्ट हालांकि पूरा हो गया, लेकिन आधा पार्ट अभी भी बाकी है। अभी इंतजार है। प्रदेश भर में जो रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार कामना की जा रही है कि वे जल्द स्वस्थ हों। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी यह है कि सर्जरी के बाद क्लॉट वाले स्थान को वापस पैक किया जा रहा है। अब बॉडी का रिस्पांस और रिकवरी के ऊपर नतीजे निर्भर करेंगे। ये डॉक्टर्स का कहना है कि आगे आने वाले जो 3-4 घंटे हैं, जब तक ये सर्जरी पूरी नहीं हो जाती, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। रामेश्वर डूडी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। दिमाग में क्लॉट से परेशानी थी और उसी क्लॉट को डॉक्टरों ने करीब 2 घंटे की सर्जरी से इसे निकाल दिया है। ये बड़ी जानकारी। और इस वक्त हम आपको बता दें रहेगी और इसके बाद मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। पहले मानसरोवर के एक निजी अस्पताल में रामेश्वर डूडी को भर्ती करवाया गया था। ब्रेन हेमरेज उन्हें हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे थे उनके हालचाल जानने। सीएम ने भी कहा था कि उनकी हालत अभी बेहद नाजुक है। और SMS में इस वक्त डॉक्टर अचल शर्मा की टीम रामेश्वर डूडी की सर्जरी कर रही है। अचल शर्मा के निर्देशन में। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रामेश्वर डूडी को यहां पर लाया गया था। अभी ताजा हालात क्या हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम अरबाज का रुख कर लेते हैं। अरबाज, क्या अभी अपडेट है इस पूरे मसले को लेकर के? रामेश्वर डूडी की तबीयत को लेकर के क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी करीब
1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉक्टर राजीव बनारट्टा है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, वो अंदर गए थे क्योंकि कार्डियक एक्सपर्ट हैं, उनको इस चीज के लिए बुलाया गया था। उनकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, लिहाजा वो अंदर गए थे, तमाम हालात को देख करके आए। उनकी जो कार्डियोलॉजिकल कंडीशन है उसको लेकर के उन्होंने अपना स्टेटस बताया और बाहर आकर के बताया कि जो सर्जरी का आधा पार्ट है, यानी ब्रेन सर्जरी करके जो मिडिल लाइन थी जहां पर 17 mm के करीब क्लॉट था, उस क्लॉट तक पहुंच करके उस क्लॉट को निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो हेमरेज होने की वजह से कंडीशन हुई, ये परेशानी जिस क्लॉट की वजह से थी उसको बाहर करने के बाद में अब उसको वापस पैकिंग का प्रोसेस जारी है। पैकिंग करने के बाद में उनकी जो बॉडी की रिकवरी और जो माइंड है, जो ब्रेन की कंडीशन है, उसके रिस्पांस के ऊपर अब डिपेंड करता है किस तरह से उनकी रिकवरी होती है, कब तक होती है और क्या नतीजे इस सर्जरी के आते हैं। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद में इस सर्जरी को लेकर के कुछ कहा जा सकेगा। और अभी जो बड़ा अपडेट आया है यहाँ पर वो ये आया है कि जो उपराष्ट्रपति है जगदीश धनखड़ वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए बाकायदा जो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा यहाँ पर अभी पुलिस ने लिया, आसपास के इलाके को क्लीन किया गया है। हो सकता है क्योंकि उनका जयपुर में ही मूवमेंट है, कार्यक्रम में वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। जब उनको इस बात की जानकारी मिली कि जो ड्यूटी है वो यहाँ पर भर्ती है और इतना टिपिकल उनका ऑपरेशन जारी है, तो उन्होंने यहाँ आने की इच्छा जताई। अभी देखना यह है कि वो यहाँ पहुंचते हैं या क्या यहाँ से फीडबैक जो है टीम के द्वारा दिया जाता है। अंदर से पुलिस ने जितने भी लोग थे, केवल परिवार के लोग थे, उनको अंदर अलाउ किया है, बाकी सभी लोगों को बाहर कर दिया है। अगर जगदीश धनखड़ यहाँ पहुंचते हैं तो वो पहुंच करके सीधे जानकारी लेंगे किस तरह की स्थिति है यहाँ पर और क्या हालात हैं। अभी आप देखिए करीब 1 बजे यहाँ पर जो रामेश्वर ड्यूटी थी उनको लगातार हम नजर बनाए हुए हैं अरबाज और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल पूरे प्रदेश भर से रामेश्वर ड्यूटी के स्वास्थ्य को लेकर के कामना की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी आज जयपुर पहुंचने वाली है और गौरव गोगोई रात को 10:55 पर जयपुर पहुंचेंगे। गणेश गोदियाल, अभिषेक दत्त भी जाएंगे साथ में और कल 11 बजे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ ही बैठक होगी। 31 अगस्त तक प्रदेश भर के नेताओं की बैठक होगी। टिकटों को लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी पैनल बनाएगी। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी आज जयपुर पहुंचेगी, ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। गौरव गोगोई रात को 10:55 पर जयपुर पहुंचेंगे और गणेश गोदियाल भी आज पहुंचेंगे। उनके साथ साथ अभिषेक दत्त भी आज जयपुर आ जाएंगे और इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी तमाम जगहों से जो नाम आए विधानसभा वार उनको लेकर के स्क्रीनिंग करेगी। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, गौरव गोगोई रात को 10:55 पर आज जयपुर पहुंच रहे हैं। अब पूरी की पूरी जो स्क्रीनिंग कमेटी है अब उसका काम शुरू होता है अब, और आज के बाद में लगातार स्क्रीनिंग का काम होगा। प्रदेश भर से जो नाम आ रहे हैं, पैनल बनाए जा रहे हैं विधानसभा वार, उन पर माथापच्ची स्क्रीनिंग कमेटी करेगी, नाम फाइनल किए जाएंगे और उसके बाद जो एक लिस्ट होगी वो आलाकमान को भेजी जाएगी। एआईसीसी उस पर अपनी फाइनल मोहर लगाएगी और उसके साथ ही जो टिकटों के ऐलान है वो शुरू हो जाएंगे। पहली लिस्ट आएगी और इसी बीच ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक होनी है। 31 अगस्त तक प्रदेश के नेताओं की बैठक होनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बैंकों की ओर से ऋण वसूली के मामले में वाणिज्यिक अदालत का यह बड़ा फैसला आया है। अब बैंक लोन लेने वालों से एक तरफा मध्यस्थता के मामलों में वसूली नहीं हो सकेगी। बैंक और लोन लेने वालों के बीच दोनों की सहमति से ही मध्यस्थ नियुक्त होगा और यह नियुक्ति अनिवार्य होगी मध्यस्थ की। दोनों की सहमति से मध्यस्थ नियुक्त होने पर ही ऋण वसूली हो पाएगी। वाणिज्यिक अदालत जयपुर ने बैंकों और एनबीएफसी की 325 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में अधिकांश बैंकों ने लोन लेने वालों से एक तरफा एग्रीमेंट करवाया था। अब कोई भी एक तरफा एग्रीमेंट काम नहीं करेगा। एसआरएनजी वर्सेस वेद प्रकाश और अन्य के मामले में अदालत में यह सुनवाई हुई है, जिसमें यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। बैंकों की तरफ से 50 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान पैरवी की। वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 जयपुर में जज दिनेश त्यागी की कोर्ट ने यह सुनवाई की। यह बड़ी खबर है और इससे जो भी ऋण लेने वाले लोग हैं उनको फायदा होगा। जिनकी वसूली एक तरफा आधार पर कर ली जाती थी वो अब नहीं हो पाएगी। उसमें पहले मध्यस्थ नियुक्त करना होगा, मध्यस्थ दोनों पक्षों को मान्य होगा, वही नियुक्त हो पाएगा। इसके लिए बाकायदा जो लोन लेने वाला है उसकी स्वीकृति भी जरूरी होगी और इस तरह से बैंक जो है वो किसी से एक तरफा वसूली नहीं कर पाएंगे, अपनी मनमानी बैंक नहीं कर पाएंगे।
किसी ने अगर ऋण लिया है, वो चुकाने में अगर असमर्थ रहा है, तो बैंक सीधे वसूली नहीं कर पाएगा। उसके लिए मध्यस्थ नियुक्त करना होगा। मध्यस्थ की नियुक्ति जो होगी वो ऋण लेने वाले और बैंक दोनों की सहमति से होगी और उसके बाद ही किसी तरह की वसूली हो पाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 ने ये पूरी सुनवाई की है, इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, और ये फैसला लाखों जो लोन लेने वाले लोग हैं उनके लिए असरकारक होगा। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। SRNG वर्सेस वेद प्रकाश और अन्य के मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई थी। बैंकों की तरफ से 50 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने पैरवी की, सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा और वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 जयपुर में जज दिनेश त्यागी की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और इसी फैसले को लेकर के ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट नमन महेश्वरी जुड़ चुके हैं। महेश्वरी साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या कोर्ट ने कहा है और कैसे ये फैसला महत्वपूर्ण है? का बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली कमर्शियल कोर्ट नंबर 1 जयपुर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत अहम फैसला है और बहुत सही फैसला है। इसमें हुआ ये कि बैंक्स और NBFC जितने भी हैं राजस्थान में, वो एक तरफा नियुक्ति करवा रहे थे मध्यस्थ की, यानी कि आर्बिट्रेटर्स की, और अपने हक में फैसले लिए जा रहे थे और फिर उनके एनफोर्समेंट करके प्रेशर क्रिएट कर रहे थे लोगों पर कि उनका पेमेंट किया जाए। जबकि ये सारे के सारे मध्यस्थ जो हैं वो एक तरीके से गलत तौर पे अपॉइंट हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ डिसीजन है इसको लेकर के जी, जो ये कहता है कि दोनों ही पार्टीज की सहमति से अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए या नियुक्ति होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोर्ट में जानी चाहिए वो एप्लीकेशन और कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाए। जी, लेकिन नमन जी, कैसे ये फैसला जो ऋण लेने वाले लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है और इससे क्या बदल जाएगा? अब तक जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा? बैंक्स अभी तक जो अपनी मनमानी चला रहे थे या NBFCs जो अपनी मनमानी चला रहे थे, अपने ही व्यक्तियों को या उनके पहचानने वाले व्यक्तियों को आर्बिट्रेटर्स बनाकर, वो अब बदल जाएगा इस महत्वपूर्ण फैसले से जी। और जो इंडिपेंडेंट आदमी है, इम्पार्शियल आदमी है, जो सही आदमी है, न्यूट्रल आदमी है, उनके अपॉइंटमेंट की वजह से दोनों ही पक्षों को नॉर्मल सुनवाई मिलेगी, एक मौका मिलेगा दोनों पार्टी। और एक तरफा कार्रवाई नहीं हो पाएगी, चाहे बैंक की तरफ से जो एक तरफा कार्रवाई कर दी जाती थी उस पर रोक लगेगा। बहुत शुक्रिया नमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हार और कुनबे के बिखरने का डर सता रहा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा डीजल, पेट्रोल और बिजली है। राजस्थान की 4.5 साल से जेब काटी जा रही है, यह कहना है सीपी जोशी का। कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हार का डर सताने लग गया, अपने कुनबे को बिखरने का डर सताने लग गया और कहीं कहीं काले कारनामे और भ्रष्टाचार के डर की वजह से जिस प्रकार का उनका स्वभाव है, इधर उधर के बयान देकर अपनी बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जनता आपका सच जान चुकी है। हमारी मुख्यमंत्री रही हैं और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी सम्मानीय नेता हैं। वो लगातार, आज भी हमारी वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें हमारी इस बैठक में हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया उन्होंने, और यात्रा में भी उनका सानिध्य हम सब लोगों को मिलेगा। किसने कहा कमी रही, किसने कहा आगे नहीं किया? आप यात्रा में देखिए, सबसे आगे वो होंगे। आज थे बैठक में, और जब भी हमारी बैठक इस नियमित थी तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन मिला। आज की बैठक में भी चर्चा हुई। तो वहीं पाली प्रभारी शकुंतला रावत आज पाली पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनावों को लेकर रायशुमारी की है और इस दौरान जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के टिकट के दावेदार अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस पहुंचे और दावेदारी जताई है। इन दावेदारों में पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ और इसके साथ ही केवल चंद गुलेचा, महावीर सिंह सुकरलाई, किशोर चौधरी, दुर्गा सिंह अभिमन्यु समेत कई दावेदारों ने शकुंतला रावत के सामने विधानसभा चुनावों को लेकर के दावेदारी जताई है।
इन दावेदारों ने अपने अपने क्षेत्र में जीत के समीकरणों के साथ जातिगत समीकरण, पिछले चुनाव की गणित बताने के साथ ही टिकट की दावेदारी भी जताई। मैंने जेतारन से दावा पेश किया। 116 नंबर विधानसभा क्षेत्र है और वहां से काफी संख्या में लोगों ने समर्थन में मंत्री जी से पर्यवेक्षक हैं हमारे चुनाव समिति के सदस्य सुनंदा रावत जी, उनको कहा है। क्षेत्र के अंदर पिछले लंबे अरसे से कांग्रेस हार रही है लगातार 35 सालों से। 90 के बाद में कांग्रेस जीती नहीं। और इसी बीच गंगापुर सिटी से बड़ी खबर आ रही है। टोडा भीम तलाई में डूबने से 3 बच्चों की मौत होने की दर्दनाक खबर है। तलाई पर भैंस चराने के लिए तीनों बच्चे गए थे और अचानक से गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ है। सूचना पर ग्रामीणों ने इन बच्चों के शव पानी से बाहर निकाले हैं। मृतक बच्चे, जिनका नाम रिंकू बैरवा और एक का नाम रिंकू बैरवा है, तीनों बच्चों के शव टोडा भीम अस्पताल पहुंचाए गए। टोडा भीम थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। किरकड़ी गांव के घसीराम बाबा के पास की घटना है, जहां तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जैसे ही पूरे गांव में ये पता चला है, मातम छा गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही।